नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश चंद्र भास्कर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल RSSS सेंटर ऑफ नॉलेज में स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का जो विषय है वो है गणित, और गणित में हमें आज पढ़ना है क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। कोई भी ऐसी प्रतियोगी परीक्षा न हो जिसमें आपको मैथ से क्वेश्चन ना आते हों, तो मैथ की उपयोगिता को देखते हुए जो उसमें सबसे उलझाऊ विषय या चैप्टर है वो है आपका मेंसुरेशन, यानी कि क्षेत्रमिति। तो आज हम लोग क्षेत्रमिति को सीखने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ये चीज़ जान जाएं कि जब कभी भी हम गणित पढ़ें तो उसमें जो दो चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं वो होती है एक शुद्धता। शुद्धता यानी कि आप जो प्रश्न दिए जा रहे हैं, क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, उसको सही तरीके से लगाना सीखें। तो शुद्धता यानी कि एक्यूरेसी सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, यानी कि हम सवाल को सही तरीके से लगाना पहले सीखें। इसके बाद कोई भी परीक्षा होती है प्रतियोगिता की, तो उसमें कम समय मिलता है। तो कम समय मिलता है, उसके लिए हमें जरूरी है कि इसके लिए हमें गति की भी आवश्यकता पड़ेगी। गति यानी कि हमें स्पीड चाहिए। तो सबसे पहले जब कभी भी हम सवाल लगाएं या गणित सीखें तो सबसे पहले हमको सीखना है कि हम शुद्ध तरीके से कैसे लगाएं। एक्यूरेसी यानी कि पहले शुरुआती दौर में आप धीरे धीरे चलेंगे और सही तरीके से लगाना सीखेंगे। स्टार्टिंग में ही आप चाहेंगे कि बहुत तेज लगाना सीख जाए, तो आपके साथ संभव नहीं है। जब आप शुद्ध तरीके से धीरे धीरे लगाना सीखेंगे, तो जब सही लगाने के अभ्यास हो जाएंगे, बार बार आप सवाल को सही लगाने लगेंगे, तो फिर आपके अंदर स्वतः ही उसमें गति आ जाएगी। इसको इस तरीके से समझते हैं कि जब हम शुरुआती दौर में साइकिल चलाना सीखते थे तो बहुत धीरे धीरे चलाते थे, गिर भी जाते थे, लेकिन आज हम लोग हैंडल छोड़ के चलाते हैं, फिर भी गिरते नहीं हैं और गाड़ी बंद भी नहीं होती है। देखा होगा आपने, गाड़ी भी उसी तरीके से शुरुआती दौर में हम गाड़ी को स्टार्ट करते थे तो बंद हो जाती थी, पूरा ध्यान देते थे हर चीज तो बंद हो जाती थी। अब ध्यान भी नहीं देते हैं, फिर भी गाड़ी स्टार्ट रहती है, बंद नहीं होती है। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने पहले धीरे धीरे उस चीज को सीखा है और फिर उसके बाद आपने गति को पकड़ा है। तो यहाँ पे आज हम लोग शुरुआत करेंगे। और एक बात और है कि जिसको गणित में शून्य यानी कि कुछ भी गणित न जानता हो, वह व्यक्ति भी गणित को सीख सकता है और अपने आप को 100 कर सकता है। यानी कि हम लोग बहुत ही सावधानी से और अच्छी तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे। साथ में प्रतिदिन हम लोग सोमवार से शनिवार तक हम लोग प्रतिदिन शाम 7 बजे शाम को 7 बजे गणित सीखेंगे, गणित की प्रैक्टिस भी करेंगे और अच्छी तरीके से इस गणित के ज्ञान को अर्जित करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि गणित में दो तरह के लेवल होते हैं, एक बेसिक होता है और एक एडवांस होता है। बेसिक का मतलब ये होता है कि बेसिक चीज़ों से क्वेश्चन आते हैं। एडवांस का अर्थ होता है कि उसमें थोड़ा जटिलताओं को बढ़ा दिया जाता है। तो हम लोग बेसिक से एडवांस की तरफ चलेंगे। जिसको 0% यानी कि 0 आती हो गणित, वो भी 100 होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग यहाँ से यहाँ जाएंगे। हाँ, क्षेत्रमिति शुरू कर रहे हैं तो इसमें हमको संख्या किसे कहते हैं, इस सब चीज़ों की जानकारी नहीं बताई जाएगी, लेकिन हाँ, मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम एकदम निम्नतम स्तर से इसको सीखने का प्रयास करेंगे। हाँ, संख्याओं के बारे में, संख्या कितने प्रकार की होती है, इसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा, आप वहां से जाकर उसको बढ़िया से संख्याओं के बारे में सीख सकते हैं। और आज से हम लोग रेगुलर शाम को 7 बजे गणित की क्लास करेंगे। तो जैसा कि आज का जो टॉपिक है वो है हमारा क्षेत्रमिति। यहाँ पे शब्द है क्षेत्रमिति, और इसे अंग्रेजी में हम मेंसुरेशन कहते हैं। मेंसुरेशन, तो ये अपने आप में ही शब्द जो है वो अपने बारे में बता रहा है कि आखिर मैं क्या हूं या मेरे बारे में आप क्या सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्षेत्र की बात कह रहा है। कोई भी एरिया हो, ये लीजिए एरिया, ऐसा भी एरिया हो सकता है, कोई भी एरिया हो सकता है, कोई भी क्षेत्र हो सकता है। इसी क्षेत्र की माप हमें करनी है इसमें।
मिति, मिति मतलब मापने की जरूरत है। तो क्षेत्रमिति के तहत हम किसी एरिया के बारे में माप करेंगे। वो कोई छोटी एरिया भी हो सकती है और वो बड़ी एरिया भी हो सकती है। अब जो माप करेंगे क्षेत्रमिति के तहत किसी क्षेत्र विशेष की माप, उसमें कैसे माप करेंगे? तो यहाँ पे देखा जाए कि जब कभी भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वह माप जो होंगे वो आपको मुख्य रूप से दो तरीके से माप पूछी जा सकती है। कैसी कैसी आकृतियों से पूछते हैं? तो वहां पे देखिए कि जो आकृतियां होंगी, एक होगी आपके पास 2D आकृति और एक होगी आपकी 3D आकृति। जो 2D आकृति, 2D का मतलब है 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन यानी कि द्विविमीय आकृति, द्विविमीय आकृति, और एक होगी त्रिविमीय आकृति, त्रिविमीय, त्रिविमीय यानी कि 3 डायमेंशन। क्योंकि आज का बेसिक का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ जो भी बच्चा एकदम कुछ भी क्षेत्रमिति के बारे में नहीं जानता है वो भी आज सीख सकता है। तो आइए देखते हैं कि 2D और 3D क्या होती है आकृतियां, उनका कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो पहले देखिए कि 2D में क्या होगा कि जो द्विविमीय आकृतियां, विमाएं होंगी, 2 विमाएं होंगी। यानी कि देखिए कोई भी आकृति है, जैसे आप इस पेपर को पकड़ दिए, यह जो पेपर है यह द्विविमीय आकृति है, यानी कि इसमें एक लंबाई है और एक चौड़ाई है। एक बिंदु से अगर केवल 2 विमाएं ही निकल रही हैं तो वह होगी आपकी द्विविमीय आकृति, यानी कि एक बिंदु से 2 विमाएं। और जब कभी भी एक बिंदु से 3 विमाएं निकल जाएंगी तो वहां पे वो त्रिविमीय होगा। एक बिंदु से ही त्रिविमीय बनेगी और एक बिंदु से ही द्विविमीय बनेंगी आकृतियां। जैसे कि ये देखिए एक बिंदु है यहां से बनी हुई है, लेकिन यहां पे एक बिंदु से एक और आकृति यानी कि एक विमा और खींच देते हैं तो वो बन जाएगी आपकी 3D यानी कि 3 डायमेंशन। तो होता क्या है कि जो द्विविमीय आकृति होती है इसमें 2 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। एक पड़ेगी आपको लंबाई की और एक पड़ेगी आवश्यकता आपको चौड़ाई की। चौड़ाई की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन वही 3 विमाओं में वहां पे आवश्यकता पड़ेगी आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की भी आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए 2D बनाना है, कोई भी आकृति आपको अगर बनानी है तो 2 रेखाओं से, मान लीजिए कि 2 विमा है इसकी मान लीजिए, और यहां पे देखा जाए कि कोई भी आकृति अगर 2 है, 2 रेखाओं से बनती है तो ये कोई रूप नहीं ले पा रही, कोई एक स्पेशल शेप यानी कि स्वरूप इसका बन नहीं रहा है। चाहे जैसे जोड़ लीजिए इसका कोई रूप नहीं बनेगा, बंद आकृति नहीं बन सकती। लेकिन अगर कोई भी आकृति बनानी हो तो उसके लिए 3 रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है। जैसे देखिए आपने 3 रेखाओं को जोड़ दिया, एक आकृति बन गई। लेकिन एक बिंदु पर अगर आप एक और रेखा बना देते हैं या एक विमा और बना देते हैं तो ये हो जाएगी आपकी त्रिविमीय आकृति। अब बात आती है कि किसी भी आकार को, किसी भी शेप को बनाना है तो उसमें कम से कम 3 रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है। 2 रेखाओं से आप कभी भी कोई आकृति बना नहीं सकते। इसका मतलब कि जो सबसे कम विमा की जो आकृति बनेगी, लंबाई और चौड़ाई होगी, लेकिन उसमें जो रेखाओं की संख्या होगी वो 3 होगी। इसलिए सबसे पहले जो भी आकृति बनती है 2D में, उसमें सबसे जो पहली आकृति बनेगी वो होगा आपका त्रिभुज। त्रिभुज बनेगा जिसको कि हम ट्रायंगल कहते हैं, और इसमें जो भुजाओं की संख्या होगी वो होगी आपकी 3। ठीक इसी तरीके से 3 भुजाओं से बनने वाली जो आकृतियां होंगी वे कौन कौन सी हैं? तो एक होगा आपका चतुर्भुज, चतुर्भुज जिसको कि हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं।
क्वाड्रिलेटरल, इसमें आकृति होती है यानी कि भुजाओं की संख्या होती है 4। वहीं पे हम एक आकृति बनेगी आपकी पंचभुज, पंचभुज जिसे हम कहते हैं पेंटागन, पेंटागन, और इसमें 5 भुजाएं होंगी। वहीं पे हम षट्भुज, जिसको खष्टभुज भी कहते हैं, इसको हम कहते हैं हेक्सागन, हेक्सागन, इसमें 6 भुजाएं होंगी। एक बात और, हम जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं यानी कि पढ़ने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग लिख भी रहे हैं, तो आप भी कॉपी और कलम लेकर लिखते रहिएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से सीखने को मिलेंगी और यह आपका जो ज्ञान होगा सिस्टमेटिक, वो स्थायी होगा, आप जल्दी भूलेंगे नहीं। बार बार एक हफ्ते पर रिवीजन कर लीजिएगा, फिर 1 महीने पर रिवीजन कर लीजिएगा, फिर ये कभी भूलेंगी चीज़ें नहीं। इसलिए आइए, खष्टभुज की आकृति यानी कि 6 भुजाएं होंगी। सप्तभुज बनेगा आपका, सप्तभुज, सप्तभुज, सप्तभुज जिसे हम कहते हैं हेप्टागन, इसमें 7 भुजाएं होंगी। एक होगा आपका अष्टभुज, अष्टभुज जिसको हम कहते हैं ऑक्टागन, 8 भुजाएं। एक होगा आपका नवभुज जिसे हम कहेंगे नोनागन, 9 भुजाएं। और एक होगा 10 भुज जिसको हम कहेंगे डेकागन, 10 भुजाएं। ये मुख्य रूप से आपको जो प्रश्न आएंगे, यहां से इन भुजाओं से आपको प्रश्न आ सकते हैं। क्योंकि हम क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं, क्षेत्रमिति में आपने देखा कि इसमें लंबाई और चौड़ाई की आवश्यकता है, तो यहाँ पे केवल लंबाई और चौड़ाई 2 ही भुजाओं का गुणा भाग जो भी कुछ होगा वो केवल 2 भुजाओं का होगा। लेकिन वहीं पे हम देखें कि अगर हम त्रिभुज की बात करें, तो जैसे इसकी आकृतियों की अगर बात कर ली जाए, तो जैसे कोई आकृति हो गई, 3 भुजाओं से त्रिभुज बन जाएगा, आपका चतुर्भुज बन जाएगा। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास चल रही है, तो ये जो चतुर्भुज है ये मुड़ेगा, इसकी भुजाएं बराबर हो सकती हैं, कुछ भुजाएं छोटी होंगी, कुछ भुजाएं समांतर होंगी, कुछ भुजाएं असमांतर होंगी। तो इसके कंडीशन बनेगी जो कि हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे केवल बेसिक चीज समझते हैं। त्रिभुज हो जाएगा, चतुर्भुज हो जाएगा, आपका वर्ग बन जाएगा। तो इन सब का हमें निकालना होता है, जो भी कुछ निकालना हो वो इससे संबंधित होंगे। तो इसमें देखिए बाहरी आकृति है, इसका पूरा ये सरफेस दिख रहा है, इनसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। वहीं पे आइए त्रिविमी, जिसमें कि आपने देखा कि लंबाई, ये चीज तो रहेगी, लंबाई और चौड़ाई रहेगी, लंबाई चौड़ाई रहेगी, साथ में एक ऊंचाई भी उसमें जुड़ जाती है। तो यहाँ पे जो पूछा जाता है प्रश्न, यहाँ पे आपसे प्रश्न जो पूछने की प्रवृत्ति होगी वो लंबाई और चौड़ाई से मिलाकर यहाँ क्षेत्रफल पूछा जाएगा। लेकिन जब यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपसे पूछा जाएगा क्षेत्रफल, और भी चीजें पूछी जाएंगी, परिमिति भी पूछी जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा जाएगा कि आपका यहाँ पे क्षेत्रफल भी पूछा जाएगा और साथ में आयतन भी पूछा जाएगा, आयतन यानी वॉल्यूम, और यहाँ पे एरिया भी पूछा जाएगा, और यहाँ पे भी एरिया। कौन कौन सी आकृतियां बन सकती हैं त्रिविमीय से, तो जो मुख्य रूप से आपसे आते हैं पूछने के लिए, उसमें आप देखिए कि आप एक आकृति लीजिए घनाभ, सबसे पहली आकृति घनाभ, जिसको कि हम क्यूबिड कहते हैं, क्यूबाइड कहते हैं। ये बनती कैसे है, नॉर्मल ऐसे ऐसे करेंगे और इस तरीके की जो आकृति बन जाएगी वो क्यूब हो जाएगी। इसी तरह से घन बनेगा क्यूब। घन में क्या होता है कि घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में अंतर होगा, लेकिन जो घन होगा, क्यूब होगा, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होगी। इसके बाद इसमें आकृति बनती है बेलन बनेगा आपका,
बेलन। सिलेंडर जिसको कहते हैं, इसकी सामान्य तौर पर आकृति ऐसे बनेगी। यहां पे देखिए कि जो द्विविमीय आकृति है, इस द्विविमीय आकृति को आप चाहें तो 3D में बनाने की कोशिश करेंगे तो ये बनने की, इसी को आप अगर घुमा के मोड़ देते हैं, बना दिए आपने, जैसे ये पहले लंबाई है चौड़ाई है, इसी को आप चाहें तो मोड़कर आप बना सकते हैं एक सिलेंडर। और जब इसको बनाएंगे तो देखिएगा कि जो इसका ये सतह है, ये सरफेस है, इस आयत का ही सतह है। ये जो आयत है अगर इसको आप मोड़ के बना देते हैं, इसको कोई बेलन बना देते हैं, अगर मोड़कर किसी के परत चाहे लंबाई के चाहे चौड़ाई के परत अगर बना देते हैं तो ये आपका बन जाता है बेलन। इसी को मोड़कर आप घनाभ भी बना सकते हैं, शंकु भी बना सकते हैं, और इसी को किसी तरीके से मोड़कर गोला भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि बेलन बनेगा, फिर आपका शंकु बनेगा जिसको कि हम कोन कहते हैं। जैसे आपके आकृति ऐसी होती है शंकु की, वहीं पे आपकी इसमें आकृति बनेगी, गोला बनेगा, गोला, स्फेयर, स्फेयर होगा, और ये आपका गोल होगा जिसमें आयतन होगा। इसमें क्षेत्रफल तो निकलेगा ही, आयतन भी, जैसे आप देख सकते हैं ये आकृति, ये चारों तरफ से है, गोल है, और इसका अंदर एरिया तो है ही, क्षेत्रफल तो है, साथ में इसका आयतन भी है। तो ये देखिए गोला है। ठीक उसी तरीके से इसमें लंबाई भी और चौड़ाई भी और इसमें ऊंचाई भी है। इसी को और तरीके से समझा जाए तो हम देख सकते हैं कि ये देखिए आकृति। अब ये जो है ये घनाभ है, आपका घनाभ है। इसमें देखिए ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये इसकी ऊंचाई है। यानी इसमें 3D एक ही बिंदु से 1, 2 और 2, 3, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा कि 2 विमाएं, एक बिंदु से 2 विमाएं निकल रही हैं, यहाँ पे 3 विमाएं निकल रही हैं, इसलिए 3D है, 2 डायमेंशन नहीं 3 डायमेंशन आकृति होती है। गोला बनेगा, इसके बाद प्रिज्म भी बनेगा आपका, प्रिज्म, और इसमें पिरामिड भी बनता है, पिरामिड। इन सभी से हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये मुख्य रूप से जो ये आकृतियां हैं, इन आकृतियों से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वे कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं और किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखें कि जैसे कि आपने देखा कि एक तरफ आपने किया था 2D 2 डायमेंशन और एक तरफ आपने 3 डायमेंशन। यहाँ पे आपसे पूछता है, जबकि पता है कि यहाँ पे आपके पास है केवल लंबाई है और आपके पास चौड़ाई है। यहाँ पे आपके पास लंबाई है, चौड़ाई है और साथ में ऊंचाई है। तो यहां से जो प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न आपसे पहले ही पूछा जा सकता है, एक पूछता है आपसे परिमिति, परिमिति पूछा जा सकता है। परिमिति को हम पेरीमीटर भी कहते हैं, इसको हम परिमाप भी कहते हैं, परिमाप भी कहते हैं। यहां पे बात आती है कि जैसे ये आकृति है तो इसके किनारे किनारे की जो माप है, यही परि माने चारों ओर, परि माने चारों ओर, चारों ओर की जो माप होती है उसी को हम परिमिति, पेरीमीटर या परिमाप कहते हैं। एक बात है कि चारों ओर की माप को परिमाप या परिमिति कहते हैं, लेकिन जब कोई गोला होगा, सर्किल जिसको कि हम गोला कहते हैं, तो जो गोला होता है यहाँ पे स्पेशल इसी चारों तरफ की माप को स्पेशल नाम दिया गया है, वो है आपके परिधि, परिधि, जिसको कि हम सर्क्यूम्फरेंस कहते हैं, परिधि कहते हैं। गोला, इसकी क्या कारण है? जिस तरीके से आप जानते हैं कि पानी है, अगर आंख से वही पानी निकलता है तो उसका नाम हम आंसू रख देते हैं, शरीर से अगर निकलता है तो पसीना कह देते हैं, और आपके मशीन तालाब में है तो वही जो पानी लिक्विड वो पानी कहलाता है। यानी कि एक ही चीज़ है, निकलने के आधार पे उसके थोड़े नाम बदल जाते हैं। ठीक उसी तरीके से
जब किसी भी 2D आकृति में जो कि पूर्ण रूप से यानी कि घुमावदार न हो, सर्किल में न हो, तो उस वहां पे हम परिमिति कह देते हैं। जब वो गोले में आ जाती है, किसी वृत्ताकार आकृति में आ जाती है, जब उसकी माप निकाली जाती है तो वहां पे हम उसको परिधि कहते हैं, और कोई विशेष अंतर नहीं है। यह भी चारों ओर की माप, और यहां पे भी है आपकी चारों ओर की माप। फिर इसमें क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि लंबाई चौड़ाई से संबंधित पूछेंगे आपसे, क्षेत्रफल पूछा जाएगा, क्षेत्रफल यानी कि एरिया पूछा जाएगा। एरिया यानी कि जो भी लंबाई और चौड़ाई है वो जितना स्थान घेरती है वही है उसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल। वहीं पे अगर 3D में आकृति में जाते हैं तो वहां पे परिमाप भी पूछा जाएगा, परिधि भी पूछी जाएगी, क्षेत्रफल भी पूछा जाएगा। साथ में यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सब चीजें तो होंगी ही होंगी। 3D में आने पर जुड़ जाता है आपका आयतन, अर्थात यहाँ पे वॉल्यूम भी पूछा जाता है। यानी कि कोई भी आकृति है तो उसका आयतन हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। जैसे आप देखिए घनाभ है ये, तो जो घनाभ है इसमें आप देख सकते हैं कि इस घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, और इसने कुछ क्षेत्र तो घेरे ही है, साथ में इसका एक आयतन है यानी कि एक स्थान है, पूर्ण रूप से इसने कुछ धारण किया हुआ है। अब इसके अंदर हम धारण कर सकते हैं, हवा भी धारण कर सकते हैं, इसमें पानी भी धारण कर सकते हैं, इसमें पेट्रोल डीजल सब कुछ, मतलब इसमें कुछ न कुछ धारण करने की क्षमता भी आ जाती है। तो यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, फिर आयतन निकालते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि अब जिसी तरीके से गोले की बात की जाए तो गोला भी जो गोल होता है उसका भी एक आयतन होता है। तो यहाँ पे हम लोग 3D और 2D में देखा जाए तो 2D में हमको परिमिति, परिधि और क्षेत्रफल निकालने को केवल मिलता है, लेकिन 3D में हमको आयतन निकालने को मिलता है, यानी कि उसकी धारण क्षमता कितनी है, क्या है, उससे भी हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आती है बात कि इसकी माप किस में निकाली जाएगी, माप। तो यहां पे हम देखें कि जो 2D होती है और आपकी 3D, तो यहां पे देखा है कि 2D की जो माप होगी वो किस में निकलेगी और 3D की जो माप है वो किस में निकलेगी। तो माप के निकलने की जो इकाई होगी वो यहां पे देखा जाए तो जो माप होती है यहां पे वो आती है वर्ग इकाई में, या इसे हम इकाई वर्ग भी कहेंगे। यानी कि जब कभी भी वर्ग इकाई यानी कि 2D की माप निकालनी होगी यानी क्षेत्रफल निकालना होगा तो वहां पे माप वर्ग इकाई में आएगी या आपकी माप वहां पे केवल इकाई में आएगी। अर्थात जब आपसे पूछा जाएगा परिधि, परिमाप, तो ये निकल के आपके आएंगे इकाई में। वहीं पे आपसे जब पूछा जाएगा क्षेत्रफल तो ये निकल के आएगा आपका वर्ग इकाई। यानी कि यहां पे एक चीज को क्लियर कर लिया जाए कि जब कभी भी आपसे क्षेत्रमिति से प्रश्न आएंगे तो जो आपकी 2D होगी और 3D होगी, तो 2D में जो भी पूछा जाएगा तो एक तो आपसे पूछा जाएगा परिमाप, चारों तरफ की माप, चारों तरफ की माप। तो इसमें यह होगा कि केवल माप जोड़ना है, गुणा करना है नहीं। तो माप जैसे मान लीजिए कि यहां पे 2 मीटर, इसको ऐसे करिए, 2 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। तो चारों तरफ की माप तो क्या है, जोड़ना ही है। 2 3 5 5 2 7 7 और 3 10 मीटर। ये आपकी जो माप निकल के आई है वो इकाई, जो इकाई है वो मीटर है। इकाई आपका, इकाई का मतलब क्या होता है यहाँ पे समझिए, माप की इकाई अर्थात मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, वह कुछ भी हो सकती है। तो अगर परिधि पूछे, परिमाप पूछे जहां पे केवल योग जुड़ा होगा तो उसकी माप केवल इकाई में आएगी, यानी कि वो आएगी सेंटीमीटर में, या हो सकता है कि वो आए किलोमीटर में, या हो सकता है कि वो आए मिलीमीटर में।
यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं होगा, वर्ग नहीं होगा। लेकिन अगर वही पूछता है आपका क्षेत्रफल, तो जब क्षेत्रफल पूछेगा तो वहां पे जो माप होगी वह वर्ग इकाई में होगी। तो वर्ग इकाई का मतलब है कि क्षेत्रफल में दो चीजें, लंबाई और चौड़ाई का हो जाता है वहां पे गुणा, लेकिन परिधि और परिमाप में लंबाई और चौड़ाई का होता है योग। तो योग में वर्ग होने का कोई सवाल नहीं है, लेकिन जब लंबाई और चौड़ाई का गुणा होगा तो लंबाई और चौड़ाई जब गुणा होगा तो यह रूप लेगा वर्ग इकाई का, या रूप लेगा इकाई के वर्ग का। अर्थात जैसे आकृति है तो इकाई का मतलब वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर, इस तरीके से, या किलोमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे पूछे जाएंगे तो आंसर आएंगे। जैसे मान लीजिए कि 2 मीटर ये लंबाई है और ये है आपकी 3 मीटर मान लीजिए, तो ये आकृति है, इसका जो क्षेत्रफल होता है तो वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई यानी कि 2 मीटर मान लीजिए, सॉरी लंबाई तो ये हो जाएगा ना जो बड़ी होगी, तो 3 मीटर और गुणित चौड़ाई 2 मीटर, 3 दूनी 6 मीटर का मीटर में गुणा होगा तो ये हो जाएंगे वर्ग, तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर लिखिए या 6 वर्ग मीटर। जो भी चीजें बता रहे हैं, अगर आपको कोई समस्या आती है कि सर ये फिर से नहीं समझ में आया, तो जब हम आगे के इसके कॉन्सेप्ट को चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो वो चीजें आपको और क्लियर होती जाएंगी। नहीं तो आप कमेंट करिएगा, इसको फिर से एक बार हम आपको कमेंट जब करेंगे तो उन प्रश्नों को सबसे पहले हल करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आइए इस तरीके से होगा। तो क्या पूछा जाएगा आपका क्षेत्रफल, तो वर्ग इकाई में आएगा, यानी कि वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग किलोमीटर, वर्ग मिलीमीटर, या सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर वर्ग, ऐसे आएंगे क्वेश्चन आंसर इसके क्षेत्रफल के। लेकिन वहीं 3D की बात की जाए तो जो 3D होता है इसमें क्या होगा, तो इसमें आपको पूछा जाएगा आयतन। आयतन, और जब आयतन यानी वॉल्यूम पूछा जाएगा, धारण क्षमता, तो इसमें होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई और चौड़ाई का करेंगे तो वर्ग होता है, स्क्वायर होता, लेकिन एक आकृति और मतलब एक बीमा और जुड़ गई तो 3 गुणा हुआ, तो इसकी जो माप होती है वो आती है घन इकाई या इकाई घन, ऐसे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 माप, जैसे मान लीजिए कि कहीं एक लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई करना है। मान लीजिए लंबाई किसी जगह की 2 मीटर, सॉरी लंबाई है आपकी 5 मीटर, चौड़ाई है मान लीजिए कि 4 मीटर, ऊंचाई मान लीजिए कि 2 मीटर। अब देखिए कैसे, 5 का गुणा 4 में 5 चौका 20 और 20 दूनी 40, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, तो 1 मीटर का 1 मीटर में करेंगे तो होगा मीटर स्क्वायर। जब उसमें एक और मीटर हो जाएगा तो ये हो जाएगा मीटर घन, तो इसका हो जाएगा 40 मीटर घन, या ऐसे भी लिख सकते हैं 40 घन मीटर। यहां पे देखिए कि जहां पे 3 विमाओं की आपस में गुणा हो रहे हैं तो वहां पे आपने देखा कि वो हो जा रही है आकृति घन में, तो जो उसकी माप होगी वह आपकी निकलेगी घन में। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये सीखा कि मुख्य रूप से कि जो 2D और 3D होंगे उनमें वे कौन सी आकृतियां बनेंगी, उन आकृतियों में क्या आवश्यकता होती है, तो कहीं लंबाई चौड़ाई होती है, तो कहीं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है, और जब 3D होगा तो उसमें एक चीज बढ़ जाता है आपका आयतन। वहीं पे आपने सीखा कि 2D और 3D में क्या पूछा जाएगा, तो 2D में आपसे परिमिति, परिधि और क्षेत्रफल पूछते हैं, वहीं 3D की आकृति में हमको बन जाता है आयतन निकालने को। इनकी माप किस में होती है, तो इनकी जो माप होती है 2D की वर्ग इकाई या इकाई में होगी माप, 2 जगह, वर्ग इकाई में होगी माप या तो इकाई में, जब योग होगा तो इकाई में और गुणा होगा तो वर्ग में होगा। और वहीं पे वॉल्यूम 3D की जो इकाई होगी वो होगी घन इकाई में होगी या इकाई घन।
तो हम लोगों ने ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट सीखा है कि जो क्षेत्रमिति होती है वो कैसे प्रश्न उसमें पूछते हैं, उसकी माप कैसे निकाली जाती है। इसमें आगे हम लोग शुरुआत करेंगे। जो पहली 3D में आकृति होती है वो होती है 2D में वो होती है आपका त्रिभुज, और त्रिभुज से हर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। तो हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग त्रिभुज को पढ़ेंगे, त्रिभुज की कैसे कैसे कंडीशन होती है और उनमें कैसे प्रश्न आते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।